बच्चों, welcome to Dia Academy YouTube channel. Today we are going to see a new topic, that is simple pendulum, which is both for 9th ICSE and 10th ICSE. तो आओ बच्चों देखते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है और ये टॉपिक को आज ही कंप्लीट करते हैं। पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल पेंडुलम, a simple pendulum is a heavy point mass known as bob suspended from a rigid support by a massless and inextensible string. इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, अगर किसी मास को किसी सपोर्ट से हम हैंग कर दें एक थ्रेड के हेल्प से, उसी को बच्चों कहा जाता है सिंपल पेंडुलम। ये मेरा रिजिड सपोर्ट है, मतलब फिक्स, ये हम लोग की स्ट्रिंग है, और ये जो मास हैंग किया है इसी को बॉब भी कहा जाता है। तो यहां पे क्या लिखा है, अ सिंपल पेंडुलम इज अ हेवी पॉइंट मास। तो ये बच्चों इसमें मास है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसमें मास हो, इसी को बॉब कहते हैं। इसको हम रिजिड सपोर्ट से क्या करते हैं, हैंग करते हैं, और जिसमें स्ट्रिंग यूज करते हैं वो मासलेस होनी चाहिए, मतलब उसका कोई मास नहीं होना चाहिए, एंड इट इनएक्सटेंसिबल, वो एक्सटेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब खिंचनी नहीं चाहिए। आई होप ये सिंपल पेंडुलम क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक नोट लिखा है, नोट क्या है, व्हेन द बॉब from its mean position O is pulled to one side and then released, then the pendulum is set in motion and the mob moves alternatively on either side of its mean position. ये इसकी बच्चों मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मतलब इनिशियल पोजीशन। अगर ये बॉब को हम क्या करें, एक साइड पुल करके ऐसे छोड़ दें तो क्या करने लगेगा, ये एक बार इधर आएगा और एक बार इधर आएगा, यही तो होगा, यही होगा ना। तो अब देखते हैं इसके वजह से हम लोग को क्या क्या चीज देखने को मिलेगी। अब आइडिया हो गया होगा, ये तुमने कहां देखा होगा जो वॉचेस होती हैं, वॉल क्लॉक होती है, उसमें एक इस तरह का ऑब्जेक्ट कोई वॉचेस में हैंग रहता है, उसी को बच्चों कहा जाता है सिंपल पेंडुलम। एक तरह का वो सिंपल पेंडुलम होता है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। जो अभी हम लोग ने सिंपल पेंडुलम देखा था उसमें कौन कौन से टर्म्स देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। तो पहला टर्म है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन बच्चों क्या होता है, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। तो बच्चों इसको समझते हैं, ये जो डिफिनेशन है इसका मतलब क्या हो। ये हमने एक सिंपल पेंडुलम ले लिया, इसको हमने रिजिड सपोर्ट से हैंग कर दिया, वो इसकी इनिशियल पोजिशन है, एस सपोर्ट से हैंग किया है। जब हम इसको पुल करेंगे एक तरफ और रिलीज करेंगे तो एक बार राइट लेफ्ट एंड पे आएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट, और एक तरफ एक बार एक्सट्रीम राइट। इसको ए मेंशन कर दिया, इसको बी मेंशन कर दिया। अब देखो बच्चों वन ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, या वन कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होता है, तो वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। अब जब हम इसको लेफ्ट साइड ला के रिलीज कर रहे हैं तो बच्चों ओ से ये ए पे आएगा और फिर ये ए से बी पे जाएगा, और जब ये बी से होके फिर ओ पे आएगा तब कहते हैं इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया। इसी को कहा जाता है वन कंप्लीट ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो मोशन इसी को कहा जाता है बच्चों। आई होप ये वन ऑसिलेशन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, इट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल टी एंड इट्स यूनिट इज सेकंड। जितना टाइम एक ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम को करने में लगता है उसी को उसका टाइम पीरियड कहा जाता है बच्चों। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और अगर ये टाइम है तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, इसकी यूनिट होगी सेकंड। आई होप ये भी समझ में आया होगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड टर्म फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है बच्चों, इट इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जितना ऑसिलेशन होता है उसी को उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है बच्चों। इट इज डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल एफ या स्मॉल एन। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ या स्मॉल एन से, और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, पर सेकेंड, मतलब सेकेंड इनवर्स, और इसको हम हर्ट्ज भी कहते हैं। और हर्ट्ज को लिखने का क्या तरीका है, कैपिटल एच और स्मॉल जेड। आई होप ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड। बॉब का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जब बच्चों हम इसको ए पे ला के रिलीज कर रहे हैं तो एक बार ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा और एक बार ये एक्सट्रीम राइट पे आएगा, तो उसी को उसका एम्पलीट्यूड कहा जाता है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओ से बी एक्सट्रीम एंड राइट तरफ ये गया, और ओ से ए,
ये भी इसका एक्सट्रीम एंड हो गया, तो ये भी इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लास्ट हम देखते हैं इफेक्टिव लेंथ। इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन O फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कैपिटल S एंड इज शोन बाय लेटर L। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो हम यूज करते हैं बॉब को हैंग करने के लिए रिजिड सपोर्ट से, वही उसकी लेंथ कहलाती है। और लेंथ हमेशा सेंटर ऑफ द बॉब से नापा जाता है, इसको L से डिनोट करते हैं। आई होप ये सब टर्म्स सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड समझ में आए होंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड को? तो पहला यहां फैक्टर लिखा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ। तो टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ देयर इफेक्टिव लेंथ। ये पहला पॉइंट है। डायरेक्टली रिलेटेड मतलब अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग बढ़ा के, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सिंपल पेंडुलम का? बढ़ जाएगा। सेकंड देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बच्चों किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल g से। तो टाइम पीरियड से ये कैसे रिलेटेड है बच्चों? इनवर्सली। इनवर्सली बोले तो इसको अपॉन में लिखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो अगर बच्चों g की वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम पीरियड क्या होगा? कम होगा, और अगर घटेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। आई होप ये वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे टाइम पीरियड बच्चों डिपेंड नहीं करता, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और पॉइंट है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ स्विंग ऑन आइदर साइड। और टाइम पीरियड और किस पे बच्चों डिपेंड नहीं करता? एक्सटेंट ऑफ स्विंग में। जो हम इसको एक तरफ ला के रिलीज करते हैं, अब इसका मतलब ये नहीं तुमने बहुत ज्यादा इसको ला के इधर रिलीज कर दिया, ठीक? जो एक मिनिमम होता है पॉइंट, बस वहां से रिलीज करेंगे, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एक्सटेंट ऑफ स्विंग पे डिपेंड नहीं करता। आई होप ये भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड सेकेंड्स पेंडुलम। तो यहां बच्चों देखते हैं एक एक्सप्रेशन बनता है टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड। तो वो क्या होता है? टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। इससे बच्चों न्यूमेरिकल आते हैं। इसमें कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.14, ये जानते होंगे। L इफेक्टिव लेंथ, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बच्चों यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम बच्चों क्या होता है? अ पेंडुलम विद अ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू 1 सेकंड। एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड, उसको सेकेंड्स पेंडुलम कहा जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन में एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या होता है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। बच्चों इसी फॉर्मूले से हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो आओ आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखते हैं। आई होप जितना भी हम लोग ने पढ़ा होगा सब समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब बच्चों आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल पे। अब न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला इसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों मैं बता चुका हूं, जब भी न्यूमेरिकल आए तो हम लोग को ये देखना रहता है हम लोग को गिवन क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले का यूज करना रहता है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को क्या क्या गिवन है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकेंड्स पेंडुलम एट प्लेस वेयर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे सेकेंड्स पेंडुलम है, और अभी हम लोग ने पढ़ा सेकेंड पेंडुलम क्या होता है? जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का होता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या गिवन है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, 2 सेकंड। g की वैल्यू गिवन है कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों लेंथ निकालना है, तो अभी हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था टाइम पीरियड निकालने का सिंपल पेंडुलम का। क्या था? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। अब यहाँ पे बच्चों हमें L निकालना है, तो L कैसे निकालें? ये तो अंडर रूट में, तो दोनों तरफ हम लोग को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा? L बाई जी। आई होप ये समझ में आया होगा। ये कैसे आया? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैथ्स में पढ़ा होगा।
बोथ साइड्स। बच्चों हम लोग को निकालना क्या है, लेंथ, तो लेंथ को सब्जेक्ट बनाओ, L इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई। इसको सॉल्व करना है, t की वैल्यू हमें 2 दी है तो 2 का स्क्वायर 4, g की वैल्यू 9.8 दी है, 4 ये है और पाई की वैल्यू 3.14। आई होप ये समझ में आया होगा। 2 का स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे जो हम लोग को वैल्यू मिलती है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बच्चों ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो पाई का भी स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब बच्चे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स कितनी आती है, L इज इक्वल टू 0.994, लेंथ है तो मीटर में रहेगी। आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ हम लोग ने क्या क्या भूल गए थे, एक चीज मिस हो गई थी, पाई का स्क्वायर, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहां कैलकुलेशन ध्यान से करना। ठीक, एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं जल्दी से। ये कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट प्लेस वेयर g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे कंपेयर करना हमें टाइम पीरियड, मतलब हम लोग को रेशियो निकालना है। तो अब यहाँ पे दो बच्चों टाइम पीरियड है, दो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम है हम लोग के, अब उनको कंपेयर करना है, बस उनकी g की वैल्यू क्या है, दोनों अलग अलग है। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो हम लोग ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है टाइम पीरियड का, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ये तो पढ़ा है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को g की वैल्यू गिवन है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं t1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहाँ 1 लिखा है तो इसको g1 लिख दिया, हमें खाली इसी से मतलब रखना है। ये सब वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट कट जाएगी, ऐसा ही t2 2 है पेंडुलम तो 2 टाइम पीरियड होगा, 1 अपॉन अंडर रूट, ये फर्स्ट मान लो इसको, इसको सेकंड मान लो। आई होप ये समझ में आया होगा। अब इसका रेशियो निकालना है तो क्या करें, दोनों को उठा के डिवाइड कर दें, तो t1 अपॉन t2, हम जानते हैं ऊपर जाके वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, क्या आ जाएगी g1 अपॉन g2। ठीक, अब हमें इसका रेशियो निकालना है तो दोनों को क्या करना है, स्क्वायर कर दें, तो वैल्यू सॉल्व कर दें। तो g1 की वैल्यू बच्चों है 9.8, t1 अपॉन t2, वैल्यू पुट करें 9.8 और नीचे बच्चों कितनी है 4.36, इसको सॉल्व किया जाए। अब यहाँ ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये डेसिमल हट जाएगा, नीचे 10 से कर दो तो ये हट जाएगा। इसको सॉल्व करो, 2 से अगर काटें कितनी बार में जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, ऊपर 49 ज़ा। आई होप ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब बच्चों किसी से वैल्यू कट रही है, फिर 2 से देख लेते हैं, 2 5 ज़ा, 2 1 ज़ा 0 ज़ा 9 ज़ा। आई होप ये समझ में आया होगा। तो बच्चों जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर करें तो 109, 49 और 5 आ रहा है बच्चों। अगर 5 आ रहा है तो इसको सॉल्व करेंगे, 4.36 ही हम लोग को वैल्यू दी है, तो 7 से 7 7 ज़ा 49 और ठीक, इसका स्क्वायर कर दो बच्चों, अगर स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर दो बच्चों, कितना आ गया 449 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा ठीक 109। जब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों यहाँ पे एक रेशियो मिल जाएगा एंड दैट विल बी योर आंसर। सॉल्व तो कर लोगे, इसको सॉल्व करके आंसर निकाल के कमेंट में बताना। आई होप यहाँ तक ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम लोग का टॉपिक सिंपल पेंडुलम यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये पूरा टॉपिक था, कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो और वीडियो अच्छे से देख लेना। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ नए क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।